तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग। इससे पहले बच्चों, हम अवकलन के अनुप्रयोग जो हमारा चैप्टर 6 है, इसके हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे वो दोनों वीडियो ना देखे हों तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें बच्चों हमने थ्योरी बेस पे क्वेश्चन जो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, गोले का आयतन हुआ, इस टाइप के जो भी सवाल थे वो सारे कवर कराए हुए हैं। मैक्सिमा मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इसके प्रश्न भी कवर कराए हुए हैं। और ह्रासमान और वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे बच्चों हम कवर करा चुके हैं। तो आज इसका एक और वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम सभी सारे प्रकार के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इस अध्याय के प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले बच्चों, आप लोग वीडियो को जब भी देखें तो सबसे पहले लाइक कर दिया करें, इसके बाद वीडियो देखा करें। आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 और अध्याय नंबर पढ़ेंगे बच्चों 6, यानी चैप्टर है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है बच्चों अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलन के अनुप्रयोग। देखते हैं बच्चों, समझेंगे। लेते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन दिया fx इक्वल मॉड के अंदर दिया है बच्चों x+2, ये हमको दिया गया है। और है -1 यहाँ पे अलग से है। बोला जा रहा है के लिए फलन का उच्चतम या निम्नतम मान, के लिए फलन का उच्चतम या निम्नतम मान, उच्चतम या निम्नतम मान, इसके बाद कामा लगा हुआ है। बोला जा रहा है यदि कोई हो तो ज्ञात करें, यदि कोई हो तो ज्ञात करें। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। फंक्शन हमारा क्या है, fx इक्वल है मॉड के अंदर x+2 और -1, और इसमें बोला जा रहा है कि इसका कोई उच्चतम या निम्नतम मान, यानी बच्चों ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे मॉड वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन हमें नहीं कराना पड़ता है, केवल थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है बच्चों, हम इसमें सबसे कम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं या सबसे ज्यादा वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों जो ये मॉड के अंदर है इसकी हम सबसे कम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा की तो कोई सीमा नहीं है। x का मान जितना ज्यादा रखते जाएंगे, क्योंकि मॉड के अंदर बच्चों हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x की वैल्यू हम जितनी ज्यादा रखेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। यानी बच्चों इसकी अधिकतम मान की कोई सीमा नहीं है। जैसे हमने 1000 रखा तो 1002 आ जाएगा मॉड के अंदर, 1,00,000 रखा तो 1,02 आ जाएगा, 2 इसमें ऐड होके। यानी बच्चों जितना ज्यादा रखेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम लोग इसका अधिकतम मान तो निकाल नहीं सकते। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों न्यूनतम मान की। तो न्यूनतम इसे सबसे कम वैल्यू कैसे किया जा सकता है बच्चों, क्योंकि ये मॉड के अंदर है तो निगेटिव में तो जाएगा नहीं। जब निगेटिव नहीं जाएगा तो पॉजिटिव में हमारा सबसे छोटा होता है 0। 0 से छोटा बच्चों पॉजिटिव में कुछ नहीं होता। तो इसमें अगर हम x की जगह -2 रख दें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी।
और ये 0 होते ही आंसर हमारा -1। यानी बच्चों न्यूनतम मान इसका हम लोग पूरे फंक्शन की जो न्यूनतम वैल्यू है वो -1 हो सकती है। -1 से कम इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती। यहाँ x का मान आप कुछ भी रख दें, लेकिन इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जो है -1 से कम नहीं हो सकती। तो बच्चों हम इसका केवल न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं, अधिकतम मान की कोई सीमा नहीं है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए समझते हैं। क्योंकि fx के अधिकतम मान की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अतः हम fx का निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इसका न्यूनतम मान कितना ज्ञात कर सकते हैं देखेंगे। तो निम्नतम मान के लिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें x की जगह पे हम लोग रख सकते हैं कितना, -2। तो बच्चों निम्नतम मान के लिए हम क्या रख सकते हैं, x की जगह -2। तो जैसे ही बच्चों इसमें रखेंगे हम, तो हमारा निम्नतम मान निकल के आ जाएगा। निम्नतम मान कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें रखते हैं -2 +2 और -1। तो ये तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -1। यानी बच्चों हम इसका न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं, अधिकतम मान की कोई सीमा नहीं है। और बच्चों इसका न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान इसका होगा -1। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसे नोट करेंगे क्वेश्चंस, और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। चलिए बच्चों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इसको तो थोड़ा सा सीधा रखेंगे, आज थोड़ा सा गड़बड़ है ये। अब ठीक है, देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, समझेंगे। क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx, सिद्ध करो कि फलन fx इक्वल, दिया है बच्चों e⁻x, fx इक्वल e⁻x का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ये बच्चों हमें प्रूव करके दिखाना है, जो फंक्शन है हमारा fx, इसका ना तो उच्चिष्ट मान है और ना ही हमारा निम्निष्ट मान है। तो बच्चों कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। पहले हम लोग फंक्शन को नोट करेंगे बच्चों। फंक्शन हमारा कितना है, fx इक्वल है e⁻x। ऐसे बच्चों क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, यानी dy/dx निकालते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि f'(x) निकालते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन, तो बच्चों जैसे अवकलन करेंगे ये हमारा हो जाएगा f'(x). इधर e⁻x का हम लोग जानते ही है क्या रहेगा बच्चों, e⁻x। अब क्या लिखेंगे बच्चों, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। बच्चों उच्चतम या निम्नतम मान जब भी हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें f'(x) को किसके बराबर करना पड़ता है बच्चों, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, f'(x) की वैल्यू बच्चों कितनी है, e⁻x, और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। बच्चों कभी भी e⁻x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यहां से बच्चों x की वैल्यू फाइंड करना असंभव है,
यानी हम लोग इसके आगे x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अगर x की वैल्यू निकाल नहीं सकते तो फंक्शन ना तो हमारा उच्चिष्ट हो जाएगा और ना ही हमारा निम्निष्ट होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं। यहां लिखेंगे, चूंकि मार्कर बच्चों चेंज कर लेते हैं, चूंकि x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः e की पावर x ना तो उच्चिष्ट है, e की पावर x ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बच्चों ये उच्चिष्ट निम्निष्ट ये तीन प्रकार से आ सकता है, ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट। पहला तो ये टाइप जिसमें x की वैल्यू निकालना संभव ना हो। दूसरे टाइप में बच्चों गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन हमें धराचार से गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर धराचार से गुणनखंड करेंगे उसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, जिससे वो वैल्यू हो जाएगी काल्पनिक। तो इस कंडीशन में भी हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते। और तीसरा होता है बच्चों, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाता है बच्चों, पहले एक बार डिवाइड dx किया, उसके बाद दोबारा डिवाइड dx किया, और दोबारा डिवाइड dx करके जब हम x की वैल्यू रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 0। जबकि या तो हमें धनात्मक प्राप्त होनी चाहिए यानी 0 से बड़ी, या 0 से छोटी। 0 से छोटी यानी माइनस के आने पे उच्चिष्ट होता है, और 0 से बड़ी यानी प्लस के आने पे निम्निष्ट होता है। लेकिन अगर d²y/dx² या f डबल डैश x का मान बच्चों 0 आ जाए, तब भी फलन हमारा ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो ये बात बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, यदि फलन f(x) = x⁴, यदि फलन f(x) = x⁴, और क्या दिया है बच्चों, x⁴ प्लस kx² - 2 इसके बाद कामा है, आगे लिखा है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर निम्निष्ट है, तो k का मान ज्ञात करें। x बराबर 1 पर निम्निष्ट है तो k का मान ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों, इसमें हमसे फंक्शन में पहले ही बोल दिया है कि ये फंक्शन हमारा मिनिमम है यानी निम्निष्ट है। और कितने पे निम्निष्ट है, फॉर x = 1 यानी x बराबर 1 के लिए निम्निष्ट है। तो बच्चों हमें k की वैल्यू चाहिए। तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग f(x) को नोट करेंगे। f(x) बराबर x⁴ प्लस kx² और -2। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये f'(x) इधर हमारा हो जाएगा 4x³ प्लस इधर 2 आगे आएगा 2kx, और इसका बच्चों हो जाएगा कितना, -2 का हो जाएगा 0। तो f'(x) की वैल्यू बच्चों कितनी निकल गई, 4x³ और प्लस का 2kx। अब बच्चों हमको पता है, हम जब भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालते हैं तो जो एक बार डिफरेंशिएशन होता है उसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट
मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए बच्चों क्या करते हैं, ये जो एफ डैश एक्स है इसके बराबर में हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 0 कर देंगे। अब एफ डैश एक्स की ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस का 2kx, और इसके बराबर बच्चों क्या करेंगे 0। अब हमें बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू पहले से ही पता है, x की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, तो x बराबर 1 पर ये बच्चों 1 उठा के इसमें पुट करेंगे तो 4, ये 1 का क्यूब प्लस 2k इंटू 1 इक्वल 0, तो ये बच्चों 4 प्लस का 2k बराबर 0, तो 2 के बराबर बच्चों हो जाएगा -4, 2 से इसको कट करेंगे तो k बराबर निकल के आएगा -2। तो बच्चों हमारे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे बच्चों। बिल्कुल सही है बच्चों, k बराबर हमारा आ गया -2। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन अभी इसमें क्या बोला है बच्चों, इसे निम्निष्ट भी बोला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस फंक्शन को निम्निष्ट भी दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग इतना नोट करें और हम अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा इस सवाल में, अभी निम्निष्ट भी सिद्ध करेंगे। के की वैल्यू फाइंड करनी थी वो तो आ गया, लेकिन अभी हमको क्या करना बच्चों, निम्निष्ट भी निकालना है। तो आप लोग नोट करें, हम इधर वाला इरेज करने जा रहे हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों, यहां पे हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो बच्चों जो हमारा एफ एक्स था उसी का हम दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स की वैल्यू बच्चों यही वाली थी, ये वाली थी ना, तो इसका करेंगे 3 चकु 12 एक्स स्क्वायर, तो इधर हमारा आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर और प्लस इधर हमारा बच्चों कितना बचेगा 2k। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारी 1 है और k की वैल्यू हमारी कितनी निकली बच्चों -2, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। निम्निष्ट बच्चों तभी आता है जब दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे प्लस की वैल्यू आए, तो हमें ये वैल्यू प्लस की चाहिए। तो ये वैल्यू बच्चों ऐसे पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 है तो 12 ये 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू k की जगह बच्चों -2, तो ये 12 -4 यानी यहाँ बच्चों आ गया 8। 8 का मतलब यहाँ बच्चों क्या आया है, धनात्मक आया है, और धनात्मक आने से बच्चों ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा होगा, निम्निष्ट। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 पर f(x) निम्निष्ट है। याद रहे बच्चों, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में अगर मैक्सिमम अधिकतम बोला जाए तो ये भी हमें दिखाना पड़ता है, और मिनिमम बोला जाए तो वो भी दिखाना पड़ता है। चलिए बच्चों, अब आप लोग इसे नोट करें क्वेश्चंस को, और हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है। एक स्थिर तालाब में, एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है। ये बच्चों में दिया गया है कि स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में तथा उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, गति से चलती हैं। आगे दिया गया बच्चों, जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब वृत्ताकार
तरंगों की त्रिज्या, जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आगे दिया है बच्चों, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का बच्चों एक क्वेश्चन हर वर्ष परीक्षा में आ जाता है। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग समझेंगे कि कैसे इसे करते हैं। यहाँ बच्चों हमें जो दिया है कि वृत्त में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, कौन चलती है बच्चों, तरंगे। हम लोग ध्यान से समझेंगे बच्चों, जैसे ये हमारा तालाब है और इसमें पानी भरा हुआ है। तो बच्चों क्या करते हैं, हमने जैसे कोई पत्थर फेंका, मान लो पत्थर हमारा यहाँ पे गिरा, तो पत्थर गिरने के बाद तरंगे हमारी ऐसे हिलती हुई कहाँ जाती हैं, ये ऐसे करके किनारे तक जाती हैं बच्चों, ऐसे लहर लहर के इस टाइप से। तो बच्चों जिस जगह पत्थर गिरा है वहां से वो किनारे तक जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये रेडियस का कार्य करती हैं। यानी जो तरंगे ऐसे फैल फैल के चलती हैं, तो ये हमारे त्रिज्या का कार्य करती हैं। तो यानी बच्चों जो ये हमें दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी रेडियस है और रेडियस का डिफरेंशिएशन हो चुका है। कैसे पता बच्चों, नीचे सेकेंड है, सेकेंड का मतलब है कि टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन हो चुका है। यानी बच्चों हमको क्या दिया है, dr/dt, इसकी वैल्यू हमें दी है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये बच्चों सेकेंड हमें बता रहा है कि टी के रिस्पेक्ट में हुआ है, और आर का मतलब है रेडियस, यानी रेडियस का डिफरेंशिएशन है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये वैल्यू हमको दी गई बच्चों। इसकी तरंगों की त्रिज्या यानी आर बराबर हमको दिया गया बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये भी हमको पता है। हमसे बोला जा रहा है उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी बच्चों हमसे ए पूछा जा रहा है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यानी बच्चों ए का टी के रिस्पेक्ट में जो अवकलन है ये हमसे पूछा गया है। बढ़ने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, उसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चों समझते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल क्या बच्चों होता है फार्मूला, क्षेत्रफल मतलब ए लिख लिया, फार्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। इधर बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है तो यहां लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, ये बच्चों फार्मूला है। तो क्या करेंगे, इसका हम टी के सापेक्ष में अवकलन कराएंगे, तो यहां लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो करेंगे बच्चों, ए का हमारा क्या हो जाएगा, dA/dt। इधर बच्चों ये 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन बच्चों इसी आर का दोबारा होगा तो हो जाएगा dr/dt। दोबारा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि अगर आर का आर के रिस्पेक्ट में हो तो दोबारा नहीं होगा, दोबारा वो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आर का टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं, तो ये हमारा 2 पाई, आर का मान बच्चों हमको पता था, आर का मान हमारा कितना, आर का मान है 10, dr/dt की वैल्यू पता है बच्चों कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 10 चौको 40 गुना 80 पाई। अब बच्चों हमारा जो क्षेत्रफल है वो हमेशा निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, वर्ग में, और नीचे हमारा ये टी है, टी का मतलब क्या आ जाएगा सेकेंड, तो ये हमारा हो जाएगा dA/dt। तो राइट आंसर बच्चों कितना आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। हम लोग बच्चों आंसर चेक करेंगे, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग बच्चों इसे नोट करेंगे क्वेश्चंस को, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है 2 बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुका है। आप लोग नोट करें बच्चों। हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल tan इनवर्स। सिद्ध करो कि एफ एक्स इक्वल tan इनवर्स, और साथ में बच्चों दिया है sin x प्लस कॉस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। sin x प्लस कॉस एक्स, यहाँ है x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है, से प्रदत्त फलन, से प्रदत्त फलन, प्रदत्त मतलब प्रदान किया गया, प्रदत्त फलन। आगे दिया है बच्चों 0 ओपन इंटरवल 0 से π/4, 0 to π/4, ये हमारा ओपन इंटरवल दिया है, में निरंतर वर्धमान है, में निरंतर वर्धमान है। ये बच्चों है, हमें क्या बच्चों प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन हमारा लिखा है ना tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ये कौन से इंटरवल 0 से π/4 यानी 0 से 45 डिग्री के बीच में निरंतर वर्धमान है, यानी कि बढ़ रहा है। तो देखेंगे बच्चों हम लोग कैसे करेंगे। तो ये बच्चों ह्रासमान वर्धमान का क्वेश्चन है, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे बच्चों ये दो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले बच्चों में एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स हमारा है tan इनवर्स sin x प्लस cos x। क्या करते हैं बच्चों, इसका एक बार हम लोग डेरिवेटिव कराएंगे, देखते हैं। तो जैसे ही करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, बच्चों डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x। इसे बच्चों पूरे को x मान के चले, कितना माने x, तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x। अब बच्चों tan इनवर्स x का क्या होता है, d/dx tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन इसमें x का काम बच्चों ये पूरा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, का मतलब है बच्चों इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे। लेकिन बच्चों जो ये x का कार्य कर रहा है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, जो भी x का कार्य करता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। तो sin x प्लस cos x का फिर होगा बच्चों, तो sin x का होगा cos x और cos x का होगा बच्चों माइनस का sin x। तो हमारा बच्चों कितना आंसर हो जाएगा, ये f डैश x हो जाएगा cos x माइनस sin x अपान 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये बच्चों आ गया। अब इसमें बच्चों समझने वाली बात है, केवल यहां लिखेंगे हम लोग अंतराल 0 to π/4। ये जो अंतराल है बच्चों, इस अंतराल में हम लोग क्या देखेंगे, 0 से 45 डिग्री तक। बच्चों ध्यान से समझना ये बात, 0 से 45 डिग्री तक साइन की वैल्यू बड़ी होती है या कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, हम लोग ध्यान से समझें। ये जैसे हमारा इधर है साइन और इधर है कॉस, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो 0 पे 0, 1/2, 1/√2। इस पे बच्चों कॉस का होता है 1, कॉस थीटा साइन थीटा। इधर होता है हमारा कितना, √3/2, और यहाँ ये बच्चों हमने साइन की और कॉस की 0 से 45 तक की वैल्यू लिख दी। अब बच्चों देखोगे हमारी कॉस की वैल्यू बड़ी है और साइन की वैल्यू बच्चों कैसी है, छोटी। देखेंगे 45 पे तो दोनों बराबर हैं, 30 पे भी कॉस की वैल्यू बड़ी है और 0 पर भी किसकी वैल्यू बड़ी है, कॉस की। यानी बच्चों अगर हम कॉस में से साइन को घटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव ही बचेगा, धनात्मक, क्योंकि हमारी बच्चों वैल्यू किसकी बड़ी है, कॉस की। तो अगर 0 से π/4 में बच्चों हम लोग cos x माइनस sin x को हल करेंगे तो हमेशा cos x बड़ा है, इसलिए बच्चों वैल्यू प्लस की निकलेगी। एक बात क्लियर है। नीचे बच्चों 1 प्लस, इसमें कुछ भी वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, स्क्वायर होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव आएगा।
तो बच्चों ऊपर भी हमारा धनात्मक रहेगा, नीचे भी धनात्मक रहेगा, ओवरऑल इस पूरे की वैल्यू धनात्मक हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बच्चों? धनात्मक। और जैसे ही हमारा एफ डैश एक्स धनात्मक होगा यानी 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा वर्तमान हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। चलिए हम लोग देखते हैं ध्यान से। ये आप लोगों को समझाने के लिए हमने लिखा, इसी बात को अब यहां पे लिखना पड़ेगा बच्चों। क्या लिखेंगे? क्योंकि 0 to π/4 में cos x का मान सदैव sin x से बड़ा होगा, अतः एफ डैश एक्स ऑलवेज बच्चों ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो ये प्लस का रहेगा, नीचे भी प्लस का है, तो ये जो एफ डैश एक्स ये धनात्मक आएगा, और धनात्मक आने का मतलब है बच्चों 0 से बड़ा। और जैसे ही बच्चों ये एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आया तो हमारा जो फंक्शन था वो वर्धमान हो जाएगा। क्या लिखेंगे तब? एफ एक्स इक्वल tan इनवर्स sin x प्लस cos x वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। यहाँ बच्चों निरंतर वर्धमान है तो यहाँ लिखेंगे निरंतर वर्धमान है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो बच्चों हम लोग यहाँ देख लेंगे कि इनमें कौन बड़ा है। अगर बच्चों यहीं पे ऐसा होता sin x माइनस cos x, तब क्या होगा? तब ऊपर निगेटिव आता, और निगेटिव आने से ये हमारा ह्रासमान हो जाता, ये डिक्रीजिंग। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 6 है, देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों एफ एक्स इक्वल 3x पावर 4, एफ एक्स इक्वल 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, और आगे दिया गया है प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन, प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन। आगे बच्चों कितना दिया गया है कि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करें, कि उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करें। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग देखें, ये हमारा फंक्शन दिया गया बच्चों 4 पावर का है। ऐसे बोला जा रहा है कि उच्चतम तथा निम्नतम, यानी बच्चों इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के इक्वल कराओ तो x की वैल्यू निकलेगी, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसके बाद वही वैल्यू उसमें रखेंगे और देखेंगे कि किस पे ये उच्चतम है और किस पे निम्नतम है। चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एफ एक्स को हम लोग नोट करेंगे 3x4 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 12। तो बच्चों x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन तो कितना आएगा बच्चों? इधर हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल, यहाँ हमारा बच्चों 4 3 12x स्क्वायर प्लस 4 3 12, ये सॉरी बच्चों 4 3 12x क्यूब, एक पावर कम होगी, इधर 4 3 12x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24x
और 12 का बच्चों हो जाएगा 0। अब देखेंगे बच्चों इनमें से कितना कॉमन है हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल, इधर बच्चों 12x इतना हम ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x और यहाँ 12 दूनी 24, इतना बच गया बच्चों ये। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके गुणनखंड और कर लेंगे अभी हम, एफ डैश एक्स इक्वल, इसे बच्चों यहाँ 0 हटा देते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो इसे बच्चों क्या लिख सकते हैं 12x, इसके बच्चों अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 के ऐसे करें घटाने पे 1 आ जाए तो बच्चों होगा 2 एकम 2, तो हम इसके गुणनखंड डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बच्चों, आप लोग चाहो तो गुणनखंड करके लिख लें। तो इसके बच्चों कितने आएंगे, माइनस करने प्लस का 1 आए तो x प्लस 2 और x माइनस 1, अगर हम लोग गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर 2x और ये 2x और इधर माइनस एक्स प्लस का है, बिल्कुल सही बच्चों, ये गुणनखंड आएंगे इसके। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, यानी बच्चों चाहे उच्चिष्ट मान निकालना हो या निम्निष्ट मान निकालना हो, हमें इसके बराबर 0 लेना पड़ता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स की ये वैल्यू रखेंगे, कितनी है बच्चों वैल्यू इसकी, 12x ब्रैकेट में x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल 0। बच्चों एक एक करके सॉल्व करेंगे तो यहां से निकलेगी x बराबर 0, यहां से बच्चों निकलेगी x बराबर माइनस 2 और यहां से बच्चों निकलेगी x बराबर 1। तो ये बच्चों 3 वैल्यू हमारे पास x की आई हैं। अब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, किसका, ये समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन तो कराएंगे बच्चों। तो इसका f डबल डैश x, इधर बच्चों कितना होगा, 12 तिया 36x स्क्वायर और इधर 12 दूनी 24x और ये माइनस का बच्चों कितना आ जाएगा 24। अब बच्चों हम लोग एक एक करके ये वैल्यू इसमें रख के देखेंगे और फिर पता करेंगे किस पे उच्चिष्ट है और किस पे निम्निष्ठ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग x बराबर 0 पे रखेंगे। तो जैसे इसमें बच्चों 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 0 ये आएगा माइनस का 24। तो बच्चों ये तो हमारा आ गया ऋणात्मक। ऋणात्मक आने से बच्चों क्या हो जाता है, फलन हमारा उच्चिष्ट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर फलन उच्चिष्ट है या उच्चतम है। तो ये बच्चों हो गया। दूसरा अब हम लोग क्या रखेंगे यहीं पे, इधर बच्चों x बराबर -2 पर, -2 बच्चों इसमें रखते हैं तो f डबल डैश और ये -2, -2 रखने से बच्चों -2 का स्क्वायर 4, 36 चक्को 144, -2 रखने से बच्चों इधर हो जाएगा माइनस का 48 और -48 और -24 हो जाएगा बच्चों माइनस का 72। तो ये कुल मिला के प्लस का 72 निकलेगा। तो 144 में 72 गए तो प्लस का 72। बच्चों 72 आने से यहाँ पे क्या आ जाए, धनात्मक। ये बच्चों 72 लिखा हुआ है, चमक के कारण आपको नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 72। तो बच्चों ये 72 आया हमारा धनात्मक। धनात्मक आने से बच्चों ये क्या हो गया, x बराबर -2 पर फलन कैसा हो जाएगा बच्चों, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। अब बच्चों हम लोग इस पे चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर जैसे बच्चों इसमें रखेंगे 1, तो यहाँ बच्चों 36, यहाँ 24 और इधर माइनस का 24, ये 24 24 कटेंगे बच्चों, इधर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये भी बच्चों धनात्मक आ गया, यहाँ हमारा क्या आ गया, धनात्मक। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर, ऐसे बच्चों यहाँ गलत हो गया, धनात्मक आने से ये हमारा उल्टा होता है बच्चों, धनात्मक आने से निम्निष्ठ,
तो ये हमारा उच्चिष्ट ना होके बच्चों क्या होगा, निम्निष्ठ। ऐसे ही बच्चों यहाँ भी धनात्मक आने से x बराबर 1 पर जो फलन है हमारा बच्चों ये निम्निष्ठ हो जाएगा, फलन निम्निष्ठ है। यानी बच्चों हमने क्या देखा कि हमारा उच्चिष्ट कहाँ पे आया बच्चों, x बराबर 0 पे फलन हमारा उच्चिष्ट है, x बराबर -2 पर निम्निष्ठ है, और x बराबर 1 पर भी बच्चों कैसा है, निम्निष्ठ है। तो इसमें बच्चों यही बोला गया था कि इनके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करें। अब अगर बच्चों इनके हमें मान उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान अगर हमको चाहिए तो यही जो x की वैल्यू है इनको उठा के हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में रख देंगे तो हमें मान निकल के आ जाएंगे। तो बच्चों मेरे थोड़ा सा इरेज करने जा रहे हैं, इतना सा आप लोग इसे नोट करें, इतना सा इरेज करेंगे और इसमें हमारा आ जाएगा। देखते हैं बच्चों, अगर हमें मान निकालना तो x बराबर 0 पर ये वैल्यू बच्चों यहां रख देंगे तो हमारा कौन सा मान इसमें निकलेगा, उच्चिष्ट मान। रखेंगे बच्चों 0 तो 0 0 0 ये 12 आ जाएगा, तो आंसर हमारा बच्चों कितना आएगा, 12। दूसरा बच्चों x बराबर क्या निकला, -2, तो इस पे हमारा बच्चों इन दोनों पे निम्निष्ठ है, तो निम्निष्ठ मान बच्चों क्या होगा, निम्निष्ठ मान। इसके लिए बच्चों यहाँ x बराबर पहले रख देते हैं -2, तो 3 -2 की पावर 4 4 -2 का क्यूब -12 ये -2 का स्क्वायर और +12, तो ये बच्चों आ जाएगा 2 की पावर 4 होता है 16 16 3 48, 2 की पावर 3 बच्चों 8 8 से 32, और इधर माइनस का आएगा ये 4 12 चौक 48 और ये +12, तो ये कैंसिल होगा बच्चों, 32 और 12 कितने हो जाएंगे, 32 12 44, तो बच्चों निम्निष्ठ मान क्या होगा, 44। अब लास्ट वाला x बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं बच्चों, उच्चिष्ट मान, तो इसमें बच्चों x की जगह 1 रख दो, तो कितना आएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, ये 4 ये -12 +12 ये कैंसिल आउट, तो 4 3 7। तो बच्चों हमने इसमें सभी पे निकाल दिया, ये भी पता कर दिया कि x की किस मान के लिए उच्चिष्ट है और किस मान के लिए निम्निष्ठ है, और ये भी हमने यहाँ देख लिया कि x की किस वैल्यू के लिए उच्चिष्ट मान कितना है और किस वैल्यू के लिए निम्निष्ठ मान कितना है। तो चलिए बच्चों आप लोगों के ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। इस टाइप के प्रश्न बच्चों अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। देखें क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करो कि एक शंकु के अंतर्गत क्या दिया है बच्चों, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है।
की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझेंगे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन इनकी 8 नंबर में आने की संभावना ज्यादा रहती है, 8 नंबर या 5 नंबर, 8 नंबर या 5 नंबर इसी में आते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग समझेंगे, देखेंगे किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। इसका बच्चों चित्र बनाना महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका चित्र बनाना और सही चीजों को लेट करना। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले कह रहा है एक शंकु के अंतर्गत, यानी बच्चों एक शंकु है, ये बच्चों हमारा शंकु हो गया, इसे हम लोग मान लेते हैं ABC। ये और इस शंकु की जो त्रिज्या है बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, और इस शंकु की जो बच्चों हाइट है, इसे हम लोग मान लेते हैं, शंकु की हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H। ये पूरा इतना अभी हमने बच्चों इसमें लेट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। शंकु के अंदर महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन, बच्चों महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, तो अधिकतम वक्रपृष्ठ हो ऐसा बेलन कैसे बन सकता है? तो ऐसा बेलन बच्चों तभी बन सकता है जो बिल्कुल यहां से इसको टच करे, ऐसे ये इस टाइप का बेलन। तो इसका ये जो वक्रपृष्ठ है ना, साइड वाला हिस्सा बच्चों, ये साइड वाला हिस्सा ये अधिकतम रहना चाहिए। और ये जो बेलन है बच्चों, इस बेलन की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r, स्मॉल r यहाँ भी मान लेते हैं स्मॉल r। और जो इसकी हाइट है बच्चों, इसकी हाइट को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल h। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना शंकु की त्रिज्या बराबर कैपिटल R और शंकु की ऊंचाई बच्चों कितनी, कैपिटल H, और बेलन की त्रिज्या इसे बच्चों हमने मान लिया स्मॉल r, और बेलन की ऊंचाई इसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं स्मॉल h। इतना हमने बच्चों क्या किया, मान लिया। और ये जो बच्चों ऊपर वाला एंगल है, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं बच्चों थीटा। क्या लिखेंगे, माना एंगल, इसे बच्चों यहां पर ABC, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, इसे मान लेते हैं F, और यहां पर मान लेते हैं हम लोग G। तो एंगल CAD, इसे बच्चों हमने कितना मान लिया, थीटा। अब बच्चों देखने वाली बात यह है कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी और सूत्र कौन सा लगेगा। तो इसमें बच्चों मेन चीज है सूत्र आप लोगों को बता दें, ध्यान पूर्वक समझें कि सूत्र वही लगाते हैं जिसके बारे में अधिकतम या न्यूनतम बोला जाए। तो बच्चों इसमें बोला गया शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, यानी वक्रपृष्ठ जो है अधिकतम बोला गया किसका, बेलन का। तो बच्चों हमें सूत्र बेलन का वक्रपृष्ठ का ही लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r h, बेलन की त्रिज्या r, बेलन की ऊंचाई h। तो बच्चों हमें इसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी और इसकी ऊंचाई की, यानी r और h की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों हम लोग स्मॉल h कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्मॉल h, तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये भुजा निकालेंगे AG। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये हमारा जो ट्रायंगल है AGE, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AGE में ये वाला देखेंगे बच्चों, ये ट्रायंगल ये हमारा। तो इसमें बच्चों क्या दिया है, ये हमको पता ही है ये कितना है, ये अगर R है तो ये बच्चों ये वाला भी कितना है R। तो
तो ये कोण के सामने ये लंब होगा बच्चों, और ये क्या होगा, आधार। तो इसमें हम लोग बच्चों टेन का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। क्या लगा देंगे, टेन थीटा लंब बटे आधार। बच्चों लंब कितना, ये आर है, और आधार कितना है, एजी। तो बच्चों हमको एजी निकालना, ये इधर चला जाएगा, तो एजी बराबर हो जाएगा आर अपान टेन थीटा। तो ए जी बराबर आर कॉट थीटा। इसको बच्चों कॉट भी लिख सकते हैं। लोग बच्चों मार्कर चेंज कर लेते हैं, हल्का चल रहा है, देखेंगे। देखते हैं बच्चों, एजी की वैल्यू आ गई। अब हमें बेलन की जो हाइट है, बेलन की ऊंचाई h, ये बच्चों h कैसे निकलेगी, ये h इस पूरे h में से ये वाली घटा दे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं h माइनस एजी। ऐसा भी तो लिख सकते हैं बच्चों। ये स्मॉल h का मतलब क्या है, ये पूरे h में से ये एजी घटा दे, बात तो वही है। तो h बराबर स्मॉल कैपिटल H माइनस एजी का मतलब बच्चों कितना है, ये एजी का मान हमने अभी निकाला आर कॉट थीटा, इतना हो गया बच्चों। तो ये हम लोग स्मॉल h की जगह रख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ का क्या सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ हम लोग इसे मान लेते हैं C। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये अब h की बच्चों वैल्यू ये वाली हम लोग पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं। तो C बराबर 2 पाई आर ऐसे रखेंगे, h की जगह बच्चों आ जाएगा ये हमारा h माइनस आर कॉट थीटा। इसका बच्चों अंदर गुणा कर दो चाहो तो, r का बच्चों केवल गुणा कर दें, तो 2 पाई इधर हमारा हो जाएगा एच आर माइनस आर स्क्वायर कॉट थीटा। इतना हो गया बच्चों। अब इसी का बच्चों r के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। हमें जो बच्चों लाना है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या मतलब कौन है बच्चों, बेलन की त्रिज्या मतलब r। ये r ये कितनी लानी है, शंकु की त्रिज्या की आधी है। शंकु की त्रिज्या मतलब कितनी है बच्चों, कैपिटल R, और इसकी आधी है, यानी हमें इसकी बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या का आधी है, ये कंडीशन हमें लानी है। तो यही हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो बच्चों हम लोग इसे लगाएंगे, देखेंगे कैसे करेंगे। देखते हैं बच्चों, इसका r के सापेक्ष कर देते हैं, r के सापेक्ष अवकलन। मार्कर बच्चों हल्के चल रहे हैं इनको। r के सापेक्ष अवकलन देखो क्या हो जाएगा, ये dc अपॉन dr। हाँ ये अच्छा है। ये 2 पाई बच्चों कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इधर हमारा बचेगा h, क्योंकि r का कितना होगा 1, माइनस इधर बच्चों r स्क्वायर का 2r कॉट थीटा ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2r कॉट थीटा। इतना हो गया बच्चों, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये हमारा आ गया बच्चों। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और वैल्यू निकालने के लिए इसी को बच्चों क्या कर देते हैं हम लोग, जीरो कर देते हैं। उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, जीरो। जैसे बच्चों जीरो करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 पाई और h माइनस 2r कॉट थीटा, और बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। दिख रहा है आप लोगों को, ये थोड़ी सी चमक पड़ रही है बच्चों, कॉट थीटा तो दिख रहा है, इसके बराबर यहाँ लिख देते हैं जीरो। अब ठीक है। तो बच्चों ये 2 पाई तो बटे में चला जाएगा, h बराबर उधर क्या निकलेगा बच्चों, h बराबर 2r कॉट थीटा। ये बच्चों किसकी वैल्यू निकल आई, h की वैल्यू निकल आई। ये वैल्यू बच्चों जैसे ही उठा के हम h का मान हमने कहां पे निकाला था, ये रहा। इसे बच्चों समीकरण नंबर मान लेते हैं 2 इसको। तो ये बच्चों h का मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 से। देखते हैं बच्चों इधर थोड़ी सी जगह कम है, तो हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, आप लोग ऐसा करें बच्चों, ये वाला थोड़ा सा नोट करें, ये वाला नोट करें, क्योंकि इतना हमको हटाना पड़ेगा। आप लोग इसे नोट करेंगे।
इधर भी बच्चों ये भी हटाना पड़ेगा यहां तक। हाँ देखते हैं बच्चों, तो समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारा ये है h बराबर h माइनस आर कॉट थीटा। तो बच्चों ये h, इस कैपिटल H की जगह हम लोग क्या रख देंगे, ये रख देंगे, कितना रखेंगे 2r कॉट थीटा, और इधर बच्चों हमारा कितना है r कॉट थीटा। तो बच्चों 2r कॉट थीटा में से r कॉट थीटा निकलेगा, तो h बराबर हमारा क्या बचेगा r कॉट थीटा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये कॉट को हम लोग भेज देते हैं इधर, तो ये हमारा हो जाएगा h अपान कॉट थीटा और बराबर हो जाएगा r। तो बच्चों 1 अपान कॉट क्या हो जाएगा 10, तो h tan थीटा बराबर r, तो tan थीटा बराबर r बटे h, इतना हो गया बच्चों। अब देखेंगे बच्चों tan थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो tan थीटा में किस में लगाना है, यस तो हमारा आ गया है, हमें पहुंचना है बच्चों कहां तक, हमें पहुंचना है कैपिटल आर तक। तो tan थीटा की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल ले लें ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, और इसमें हम लोग लगाएंगे जैसे ही tan थीटा, तो बच्चों इस कोण के सामने लंब कौन सा होगा, ये नीचे वाला पूरा, और आधार कौन सा होगा बच्चों, ये वाला पूरा। तो क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब का मतलब कैपिटल आर, और बच्चों आधार का मतलब ये कैपिटल एच, आधार का मतलब क्या हो जाएगा कैपिटल एच। किस त्रिभुज में लगाया बच्चों, ए डी सी, ये बड़े वाले में। तो अब tan थीटा की जगह बच्चों ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसको बच्चों हम लोग हटाने जा रहे हैं, देखें इसको हटा देते हैं यहां से। तो बच्चों ये tan थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें r बटे एच, और इधर है हमारा कैपिटल R बटे H। तो हमें बच्चों रिलेशन R और R में चाहिए था। अब यहां से बच्चों हम लोग समझेंगे H और H ये कैसे हटेंगे। H की वैल्यू बच्चों अभी हमने निकाली थी, इरेज कर दी। देखेंगे बच्चों हमारा यहाँ R बटे H बराबर कैपिटल R बटे H, इतना आ गया है। हमें पहुंचना है बच्चों R बराबर कैपिटल R अपान 2। अब यहां से ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये R तो ऐसे ही रखते हैं। ये जो हमारा बच्चों H है, H की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे, ये यहीं से वैल्यू वापस कर दो। H बराबर R कॉट थीटा, ये यहाँ पे रख दें, H बराबर क्या रख दें R कॉट थीटा। ये कहां से रखा बच्चों, यहां से इसकी वैल्यू, और इधर कैपिटल R अपान ये जो कैपिटल H है बच्चों, कैपिटल H का मान 2R कॉट थीटा, तो 2R कॉट थीटा। तो यहां से देखेंगे बच्चों हमारा एक R से ये वाला R कैंसिल हो गया, और कॉट से ये कॉट चला गया, तो कितना बच गया बच्चों, स्मॉल r बराबर हमारा आ गया कैपिटल R अपान 2। तो स्मॉल r का मतलब बच्चों क्या है, बेलन की त्रिज्या, कैपिटल R अपान 2 मतलब ये कैपिटल R का मतलब किसका है, शंकु की त्रिज्या। तो इसका मतलब बच्चों हमारी जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की बच्चों कितनी है, आधी है। तो आप लोग इसे बच्चों ध्यान पूर्वक समझेंगे, और एक बार चूंकि हमारा आधा इरेज हो चुका है, अगर पूरा एक साथ लगाते हैं बच्चों तो कायदे से हम दोबारा भी समझा सकते थे। अब इसमें दोबारा इसलिए नहीं समझा पाएंगे बच्चों क्योंकि आधा क्वेश्चन तो हम लगा के इरेज कर चुके हैं। तो आप लोग बच्चों वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा रिपीट करके अच्छे से जरूर समझ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे। तो चलिए बच्चों इसे हम लोग हटाएंगे और आज का देखेंगे आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 8वां क्वेश्चन हम लोग लेंगे। आज का बच्चों अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। आगे देखेंगे बच्चों और क्या दिया है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात करें। अधिकतम
अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात करें। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आसान सा प्रश्न है, ये 2 नंबर या 5 नंबर में बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें एक आयत दिया गया है। ये आयत की लंबाई को बच्चों हम लोग मान लेते हैं x, इसकी चौड़ाई को मान लेते हैं y, सेंटीमीटर है तो हम लोग मान लेते हैं सेंटीमीटर। ये ABCD एक आयत है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, माना लंबाई बराबर, लंबाई को हम लोग मान लेते हैं L, x सेंटीमीटर, और चौड़ाई, चौड़ाई को बच्चों मान लेते हैं B, ये हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ऐसे में बच्चों क्या दिया, इसका परिमाप दिया गया है, तो सूत्र लगा दें, आयत का परिमाप। परिमाप बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बच्चों आयत के परिमाप का सूत्र होता है। तो परिमाप हमें दिया है 100, इधर 2, लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह y। इसे बच्चों 2 से कट कर दें तो ये हो जाएगा 50। तो x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो यहां से अगर बच्चों y का मान निकालें तो 50 माइनस x, ये हमारा बच्चों बन गया समीकरण नंबर 1। अब हम इसमें क्या बता रहे हैं, अभी हमने बताया था आप लोगों को, जिसके बारे में अधिकतम न्यूनतम बोला जाए उसी का सूत्र लगाते हैं। तो किसके बारे में बोला गया, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत, यानी आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है, तो इसका सूत्र लगा के उसी का अवकलन करते हैं। बच्चों अवकलन उसी का करते हैं जिसके लिए अधिकतम या न्यूनतम बोला जाए। बच्चों लाइट चली गई है, 1 मिनट जरा इन्वर्टर ऑन करके आ रहे हैं। देखते हैं बच्चों यहाँ, तो हम किसका बच्चों फार्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग कहते हैं, एक क्या फार्मूला होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई बच्चों x है और चौड़ाई यहाँ पे कितना है, y। तो a बराबर x इंटू, बच्चों इस y की जगह ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं 50 माइनस x। चाहो तो बच्चों अंदर गुणा करा दें, तो ये 50x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका बच्चों अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dA अपॉन dx, इधर 50 हो जाएगा और इधर हो जाएगा बच्चों माइनस का 2x, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। बच्चों अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। तो dA अपॉन dx बराबर क्या कर देंगे बच्चों, 0 करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50 माइनस 2x बराबर 0। क्या करेंगे बच्चों, 2x को उधर ले जाओ, तो इधर हमारा हो जाएगा 50 बराबर 2x। तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। x का मतलब बच्चों हमारा क्या निकल आया, लंबाई। ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दो बच्चों, समीकरण 1 से। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 50 माइनस x, 50 माइनस 25 यानी कि ये भी 25। तो बच्चों लंबाई भी 25 है, चौड़ाई भी 25 है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये आयत नहीं, ये वर्ग है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई किसकी बराबर होती है बच्चों, वर्ग की। अब हमें ये भी ज्ञात करना है बच्चों, इसमें बोला है अधिकतम क्षेत्रफल, यानी हमें इसमें ये दिखाना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल अधिकतम है। क्षेत्रफल अधिकतम बच्चों तभी हो सकता है जब दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे निगेटिव आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका दोबारा कर देते हैं, ये समीकरण 1 इसे 2 मान लो, तो इधर हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इधर बच्चों 50 का 0 और ये हो जाएगा -2। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -2, मतलब ऋणात्मक है बच्चों। और ऋणात्मक आने से बच्चों क्या हो जाता है हमारा, ऋणात्मक आने से क्षेत्रफल अधिकतम हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, अतः आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है।
तो बच्चों इसकी लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछी गई थी, तो लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई बच्चों कितनी 25 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास पसंद आई होगी। बच्चों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उन बच्चों को सूचना दे दें ताकि सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं। और आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर अवश्य मिलेंगे। चलिए बच्चों आज की क्लास को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।